15 दिसंबर की वो सुबह पटना के मोहल्ले की गलियों में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। एक ऐसा सन्नाटा जो दिल को बेचैन कर दे। इस शांत मोहल्ले के पीछे एक भयानक रहस्य छुपा था, जिसने एक साधारण परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। इस कहानी में ऐसे खौफनाक दिन की बात की जा रही है, जिसने एक परिवार को तहस नहस करके रहस्य और नफरत की एक नई कहानी को जन्म दिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल MH क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप ऐसी बहुत सी घटनाएं मिस कर रहे हैं। रोमांचक और सस्पेंस से भरी ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। सुबह 6 बजे का समय था। इंद्रपुरी मोहल्ले के 0 नंबर रोड पर हलचल थी। दूध वाले और अखबार वाले अपने अपने काम में मसरूफ़ थे। अलीना सिंह, जिसकी उम्र 50 साल थी, घर की मालकिन लेकिन थोड़ी सख्त मिजाज थी। उनका एक बेटा देवेश कुमार था, जिसकी उम्र 25 साल थी। इसका मन नफरत और गुस्से से भरा हुआ था। और उनकी 2 बेटियां थी। पूर्णिमा उम्र 11 साल, जो कि मासूम और थोड़ी नटखट थी, और उनकी बड़ी बेटी सोनाली, जिसकी उम्र 18 साल थी। वो काफ़ी समझदार और उसकी आंखों में अपने भविष्य को लेकर काफ़ी सपने सजे हुए थे। और गोपाल शरण सिंह, जो कि अलीना के पति और देवेश के पिता थे, और वो एक रिटायर क्लर्क थे। अलीना सिंह ने अपनी दोनों बेटियों को तैयार करके स्कूल और कॉलेज भेजा। उन्होंने देवेश को देखा, जो अपने कमरे में अकेले बैठा था। अलीना को हमेशा लगता था कि देवेश के मन में कुछ चल रहा है, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। सुबह 10 बजे अलीना किचन में काम कर रही थी। देवेश अचानक किचन में आया और बिना कुछ कहे इनके चेहरे पर कपड़ा डाल दिया। इससे पहले कि अलीना कुछ समझ पाती, देवेश ने इनके सर पर हथौड़े से वार करना शुरू कर दिया। अलीना की चीखें घर की दीवारों से टकरा कर रह गई और इनकी सांसें वहीं पे थम गई। सुबह 11:30 बजे के करीब अलीना की 11 साल की बेटी पूर्णिमा स्कूल से लौटी। दरवाज़ा खोलते ही देवेश ने उसे मुस्कुराते हुए अंदर बुलाया। पूर्णिमा ने जैसे ही अंदर कदम रखा, देवेश ने तेज़ी से इसके सर के ऊपर कपड़ा डाल दिया और वही हथौड़ा उठाकर इसकी भी हत्या कर दी। पूर्णिमा की मासूम आंखों में आए हुए दर्द और दहशत किसी ने नहीं देखा। दोपहर 1 बजे अलीना की बड़ी बेटी, जिसकी उम्र 18 साल थी, सोनाली कॉलेज से घर आई। दरवाज़ा खटखटाने पर कोई जवाब नहीं आया तो इसे कुछ असामान्य महसूस हुआ, लेकिन वो बिना सोचे अंदर चली गई। जैसे ही देवेश ने इसे देखा तो वही कपड़ा और हथौड़ा इस्तेमाल करते हुए इसकी भी जान ले ली। सोनाली के सपने और भविष्य की योजनाएं एक पल में ही बिखर गई। घर में चारों तरफ दर्दनाक सन्नाटा छाया हुआ था। देवेश ने कमरे में रखे बक्सों और किताबों को उलट पलट कर यह दिखाने की कोशिश की कि यह हत्या नहीं बल्कि लूट का मामला है, लेकिन इसकी आंखों में नफरत और क्रूरता की चमक अब भी बाकी थी। 3 निर्दोष की जानें चली गई और घर में अब सिर्फ खौफ का साया था। हत्या करने के बाद देवेश ने अपने पिता गोपाल शरण सिंह को फ़ोन किया और उनसे तुरंत मिलने को कहा। देवेश ने सुबह 8 बजे ही उसके पिता को धर्मपाल के घर भेज दिया था, ताकि घर में कोई और न हो। धर्मपाल उसके पिता के दोस्त थे। देवेश ने गोपाल से कहा, पापा हमें तुरंत दिल्ली जाना है, जल्दी तैयार हो जाए। गोपाल को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने देवेश की बात मान ली। दोनों पटना जंक्शन पहुँचे और किसी तरह दिल्ली की राजधानी एक्सप्रेस में टिकट का इंतज़ाम किया। ट्रेन जब कानपुर के पास पहुंची तो देवेश ने अचानक गोपाल से कहा, पापा मैंने अलीना और दोनों बहनों को मार डाला है। गोपाल को पहले तो अपने बेटे की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवेश ने जोर देकर कहा तो गोपाल के होश उड़ गए। गोपाल ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया, लेकिन देवेश ने उनका मुंह बंद करा दिया और कहा, पापा चुप रहिए वरना पकड़े जाएंगे। इसके बाद देवेश ट्रेन से नीचे उतर गया और फरार हो गया। गोपाल का दिल भारी हो गया था। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ट्रेन जब दिल्ली पहुंची तो गोपाल सीधे अपने छोटे बेटे ओमकार के पास कालकाजी इलाके में पहुंचे। गोपाल ने ओमकार को सारी घटना बताई और पुलिस को सूचना देने को कहा।
ओमकार ने तुरंत उनके पटना के पड़ोसी जोगिंदर को फ़ोन किया ताकि वो गोपाल के घर जाके देख सके। जोगिंदर जब गोपाल के घर पहुंचा तो चारों तरफ सन्नाटा था। गेट खोलकर वो अंदर गया तो कमरे में पड़ी तीनों लाशों को देखकर सन रह गया। हड़बड़ी में वो बाहर गया और पुलिस को खबर दी। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और जांच पड़ताल में सामने आया कि हत्या के पीछे जायदाद का विवाद था। गोपाल के पास पटना में 1.5 कट्टा ज़मीन पर मकान था और कटिहार में 55 कट्टा ज़मीन थी। देवेश चाहता था कि गोपाल शरण सिंह जायदाद का बंटवारा कर दे, लेकिन अलीना उसके लिए तैयार नहीं थी। यह विवाद देवेश की हत्या की योजना का कारण बना। मनोविज्ञान अनिल पांड्या के अनुसार देवेश के मन में अपनी सौतेली माँ और बहनों के प्रति इतनी नफरत थी कि इसने ये खौफनाक कदम उठाया। अलीना का सख्त मजाज देवेश और उसके भाई के प्रति उनका व्यवहार भी इस नफरत का कारण बना। देवेश ने अपनी नई शादी और अपने मासूम बच्चे के बावजूद इस नफरत को ख़त्म नहीं किया और इसने हैवानियत की हदें पार कर दी। देवेश के फरार होने के बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। कई हफ्तों की खोजबीन के बाद पुलिस ने देवेश को मुंबई के एक छोटे से कस्बे में पकड़ लिया। देवेश ने अपनी पहचान बदलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इसे ढूंढ निकाला। देवेश को पटना की अदालत में पेश किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने देवेश को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। देवेश का चेहरा निराशा और पछतावे से भरा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना के बाद गोपाल और ओमकार के पास सिर्फ आंसू और दर्द ही बचे थे और देवेश की पत्नी और उसका नवजात बच्चा पूरी तरह से अकेले पड़ गए। देवेश की पत्नी ने अपने बच्चे को लेकर मायके लौटने का फैसला किया। इसने एक नई शुरुआत करने का निर्णय लिया, लेकिन इस घटना का दर्द और असर हमेशा इसके जीवन में रहेगा। इस घटना ने इंद्रपुरी महल्ले को हिलाकर रख दिया। ये कहानी नफरत, लालच और पारिवारिक विवाद के खतरनाक नतीजों की है। ये बताती है कि कैसे एक परिवार के भीतर की नफरत और गुस्सा विनाश का कारण बन सकता है। देवेश को इसके अपराध की सज़ा मिली, लेकिन इस बीच कई जिंदगियां बर्बाद हो गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिवार में नोक झोंक को शांतिपूर्ण तरीके से हल करना चाहिए। नफरत और गुस्से से सिर्फ विनाश होता है। हर रिश्ते में प्रेम और समझौता होना ज़रूरी है ताकि इस तरह की भयानक घटनाओं से बचा जा सके। आखिर में अलीना की आत्मा ये कह रही होगी कि काश हम सब ने मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी अगली कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।